जिंदगी भी उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होती है। अरे जिंदगी भी उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होती है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आइए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को ढेर सारी स्वागत, गुड मॉर्निंग। तो जो हमारी स्टैटिक और करेंट अफेयर्स की बैच चल रही है वो अपना रफ्तार में चल रही है। यहाँ हर चीज़ का बैच जो है डेली अपने समय सीमा पर चल रही है। तो आप सभी को जो मेरी करेंट अफेयर्स की क्लास जो चल रही है उसको शेयर भी कीजिए आगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। तो हम आते हैं बहुत जल्द आपके साथ। हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, जो दूध बेचते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो दूध में तो पानी मिलाते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है कि अब जो दूध वाले पानी मिला रहे हैं वो कम से कम अब पानी तो नहीं न मिलाएंगे, क्योंकि पानी अगर जो मिलाएंगे तो जो हमारा ये डिवाइस जो फ्रेंड्रिक डिवाइस जो विकसित किया गया है आईआईटी कंपनी के द्वारा, उससे हम आसानी से पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास किया है। तो क्या चीज़ है, आईआईटी मद्रास ने क्या काम किया है कि दूध में पानी का मिलावट पता करने के लिए पता करने के लिए 3D पेपर का खोज किया है। तो सबसे खुशी की बात तो यही है कि आईआईटी मद्रास है जो दूध में पानी का मिलावट, यानी कि दूध में आप जो पानी का मिलावट किए हैं कि नहीं किए हैं, उसको पता लगाने के लिए 3D पेपर का खोज किया। 3D के पेपर का मतलब एक छोटा पेपर होता है जिसको आप बता ही दिए हैं, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस की, यानी कि उस पेपर को आप पॉकेट में भी रखकर आराम से घूर सकते हैं और दूध में पानी जो मिलावट है उसको आराम से चेक कर सकते हैं कि उसमें दूध में मिलावट है कि नहीं। और सबसे खास बात तो यह है कि इसमें ताज़ा रस और बहुत कुछ और जितना भी तरल पदार्थ है उसका भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तरल पदार्थ मतलब कि जैसे कि हम जूस कॉर्नर पर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो कभी कभी हमारा जो बासी जूस भी पिला देता है। तो उसको भी अगर जो हम सर्च करना चाहें, उसको भी हम पकड़ना चाहें तो वो हमें आसानी से बता देगा। कौन? पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस। और इसके बारे में कितना आप सोच रहे होंगे कि कितना समय बताएगा, कितना समय में, तो मात्र ये आपका 30 सेकेंड लेगा। कितना? 30 सेकेंड में आपको बता देगा जो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, दूध के बारे में हो या तरल पदार्थ के बारे में हो, जूस के बारे में हो। आईआईटी मद्रास ने यह पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का आविष्कार किया है, जिससे हम आराम से दूध हो या कोई चीज़ हो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यह देख लीजिए, बिहार पुलिस 2023 यानी 2023 में जो बिहार पुलिस की वैकेंसियाँ आने वाली है उसकी तैयारी मैं पहले से आप लोगों को करवा रहा हूं। और इसका जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है उसकी पूरी डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस हो रही है। और
जो है ये अपने समय सीमा 1 से 2 बजे के बीच मैं ये रिकॉर्डेड क्लास डालता हूँ और 1-2 बजे के बीच मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो इसका भी तैयारी आप जोर शोर से करिए। फिर उसके बाद है, किस देश ने मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तंजानिया ने। अब सोच रहे होंगे कि मार्बर्ग वायरस रोग क्या है? मार्बर्ग वायरस मार्बर्ग वायरस जो है एक प्रकार की बीमारी है, जो आपस में मिलने से फैलता है, आपस में मिलने से फैलने वाला रोग है। मिलने से फैलने वाला रोग है, फैलने वाला रोग है। यानी कि जिस प्रकार से हम जानते हैं आप लोगों को कि कोरोना वायरस थी, कोरोना हाल फिलहाल का जो पेंडेमिक हमारे कोरोना थी, वो क्या चीज़, एक दूसरे से मिलने में संपर्क के आने से ये जो फैलती थी वही है ये मार्बर्ग वायरस। अभी तक 2-3 देश में फैल चुके हैं। पूरे यूरोप देश है उधर ही अभी फैला है मार्बर्ग वायरस। तो देखिए धीरे धीरे जो है कई तरह के वायरस जो है धीरे धीरे निर्मित हो रही है। तो मार्बर्ग वायरस जो है यूरोप में अभी फैला है 2-4 देश में। आपस में मिलने से यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से यह बीमारी होती है। अभी तक यह अगर जो हम बात करें अभी तक यह 161 व्यक्तियों के बीच यह फैल चुका है। अभी तक कितना, 161 व्यक्तियों के बीच फैल चुका है। और इससे अब इसका लक्षण क्या हो सकता है? तो लक्षण के बारे में हम जान लेते हैं कि तेज बुखार नहीं, रक्तस्रावी बुखार का मतलब क्या हुआ कि यानी आपको बुखार के साथ साथ रक्त भी निकलेगा। और यह रक्त कहाँ से निकलेगा? लसिका तंत्र से। जो ये आपको बुखार होगी वो किससे? लसिका तंत्र से फैलेगी। और यह एक दूसरे से फैलने वाला रोग है। यानी जब भी हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो यह रोग एक दूसरे से यह फैलेगी। तो ये तो ठीक बात है कि जिस प्रकार से कोरोना में दूरे से हम लोग बात करते थे वही नोट सटासटी दूर हटाहटी वाला सिस्टम फिर से आ गया है। इसमें जो हमारा प्रमुख अंग है वो कौन सा प्रभावित होगा? तो लसिका तंत्र प्रभावित होगा। और इसमें कुछ खास क्या बात है, इसमें 88% मृत्यु की चांस है। वाह, मृत्यु और ये जो बीमारी जिसको हो जाएगी वह 88% मृत्यु हो जाएगी, बचने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि इसका टीका का खोज अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसका टीका का अभी तक कोई खोज नहीं हुआ है। इसका टीका का खोज नहीं हुआ। ये अभी तक भारत में नहीं आया है। टेंशन नहीं लीजिए, जब तक मोदी जी रहेंगे, जब तक इस बीमारी का कोई प्रकोप नहीं रहेगा भारत में। तो देख लीजिए मार्बर्ग वायरस है जो एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है और यह अभी तक यूरोप में फैली है। यह अभी तक 161 व्यक्ति को हो चुका है। लक्षण क्या है? रक्तस्रावी बुखार, यानी रक्त के साथ बुखार के साथ साथ रक्त भी निकलेगा। इससे लसिका तंत्र है जो हमारी प्रभावित होगी और 88% मृत्यु की चांस है, क्योंकि अभी तक कोई टीका का खोज नहीं किया गया है। तो ये जो प्रकोप है कहाँ अभी हुई है? तंजानिया में अभी पता लगाया गया है। कहाँ? तंजानिया में। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख दान देने की घोषणा की है? तो कौन सा बैंक है जो अभी वृक्षारोपण के लिए यानी पेड़ पौधे को रोपण के लिए 48 लाख की जो है क्या चीज़ देने की घोषणा की है? तो 48 लाख। अब देखिए ये सरकार का नियम है कि अगर जो आप खूब पैसा कमाते हैं तो आपको सामाजिक कार्य करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से SBI बैंक जो है कि 48 लाख रुपया दिए हैं
कि पेड़ पौधे जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है उसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए यह पैसा 48 लाख दिए हैं, जो अकेले नहीं एनजीओ के इको के साथ इन्होंने मिल करके साझेदारी की है और 48 लाख के हुआ पेड़ पौधे का क्या चीज़ उगाएंगे। तो हमारे जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक वो क्या काम करेगा, 48 लाख रुपया देने की सामाजिक कार्य वृक्षारोपण के लिए, किसके लिए, वृक्षारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए और वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपया देने की घोषणा की है, जिसमें 32,000 पेड़ लगाए जाएंगे। कितना लगाए जाएंगे, 32,000 पेड़ लगाए जाएंगे। और ये किनके साथ ये समझौता किए हैं एसबीआई जो है, किनके साथ, यानी एनजीओ के इको के साथ, एनजीओ के इको के साथ यह साझेदारी किए हैं और 32,000 पेड़ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जो है उसमें लगाएंगे। और 21 ढंग का लगाया जाएगा, तो 21 ढंग का लगाया जाएगा 21 ढंग का लगाया जाएगा, वो देख लीजिए। सबसे पहले आप, तो ये कौन सी पद्धति के अनुसार लगाई जाएगी, तो ये मियावाकी विज्ञान द्वारा विकसित किया जाएगा, विज्ञान द्वारा विकसित किया जाएगा। मियावाकी विज्ञान द्वारा विकसित, मियावाकी है क्या चीज, मियावाकी है क्या चीज, तो जर्मनी का बोटनिस्ट, जर्मनी का बोटनिस्ट है मियावाकी। उसी पद्धति के अनुसार यह जो है 32,000 पेड़ लगाए जाएंगे। अब जर्मन बोटनिस्ट है मियावाकी में होता क्या चीज़ है उसके बारे में जान लेंगे। इसमें पेड़ पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। और क्या चीज़, 30 गुना घने होते हैं, 30 गुना घने होते हैं, 30 गुना घने होते हैं। क्या चीज़, ये जो मियावाकी पद्धति है वो जर्मनी बोटनिस्ट का नाम है मियावाकी, वही उन्हीं विज्ञान द्वारा विकसित किया जाएगा। कौन, जो 32,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। एसबीआई बैंक ने जो 48 लाख वृक्षारोपण के लिए समाज के लिए कार्य किए हैं, इसमें मियावाकी पद्धति में, मियावाकी कौन है, जर्मनी का बोटनिस्ट है, यानी बोटनिस्ट पेड़ पौधे लगाने वाले हैं। इसमें क्या होता है मियावाकी पद्धति में कि जब पेड़ पौधा लगेगी तो 10 गुना तेजी से बढ़ेगी और 30 गुना घने होगी। और ये जो जंगल है वो 2 से 3 वर्ष में अपने अस्तित्व में आ जाता है, अपने अस्तित्व में आ जाता है। अपने अस्तित्व में आ जाता है। तो यह देख लीजिए किस बैंक ने किया है, तो एसबीआई बैंक ने। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख दिए हैं, तो एसबीआई के लिए, एसबीआई ने दिए हैं कि, और एसबीआई ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में 32,000 पेड़ पौधे लगाने की बात किए हैं। और इसमें कौन पद्धति द्वारा लगाएंगे, तो मियावाकी पद्धति। आप सोच रहे होंगे कि मियावाकी है क्या चीज़, तो ये मियावाकी एक व्यक्ति का नाम है जो जर्मन बोटनिस्ट हैं। यह मियावाकी पद्धति है, उसमें क्या चीज़ होता है, पेड़ पौधे हैं जो 30 गुना तेजी से वृद्धि करते हैं, 30 गुना तेजी से वृद्धि करते हैं और 10 गुना तेजी से वृद्धि करते हैं और 30 गुना अधिक घने होते हैं। 2 से 3 वर्षों में ये अस्तित्व में आ जाती है और मिट्टी के जो गुणवत्ता है वो बनाए रखती है। क्या चीज़, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखती है। देख लीजिए
मियावाकी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखती है, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखती है। कौन? मियावाकी पद्धति द्वारा जो प्रयोग होगा उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? यानी हाल फिलहाल में ISSF जो है, इसका मुख्यालय सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, क्या है मुख्यालय? मुख्यालय म्यूसिक में है। कहाँ है? म्यूसिक में है। म्यूसिक कहाँ पड़ता है? तो जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। म्यूसिक में पड़ता है। कहाँ? जर्मनी में है। म्यूसिक कहाँ है? जर्मनी में। ये ISSF का मुख्यालय कहाँ है? म्यूसिक, जो जर्मनी में पड़ता है। यह जो ISSF है उसमें क्या चीज़ है? ये कहाँ हो रही है? तो ये भोपाल में हो रही है। कहाँ हो रही है? भोपाल में हो रही है। भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। अब देख लेते हैं उसके बारे में। ISSF जो है राइफल एंड पिस्टल 2023 में तालिका में भारत का स्थान कितना था? तो भारत का स्थान दूसरा है। भारत ने कितना मेडल जीता है? तो भारत ने 7 मेडल भारत ने जीता है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है, जो 12 मेडल जीता है। कितना जीता है? 12 मेडल चीन जीता है। अब भारत ने 7 मेडल जीता है, तो 7 मेडल में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। 5 क्या चीज़ है? ब्रोंज है। तो जो हाल ही में ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल हुआ है, वो तब उसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान नंबर दूसरा पर भारत है, जबकि 1 नंबर पर चीन है 12 मेडल के साथ। दूसरा स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर भारत है। एक गोल्ड मेडल जो है कौन जीते हैं? सर्वजीत सिंह जीते हैं। सर्वजीत सिंह जीते हैं, जो 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल, यानी 10 मीटर का शूटिंग में जो सर्वजीत सिंह है, वो 10 मीटर का शूटिंग जो चल रहा था उसमें यह गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत के पास एकमात्र गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 5 गो क्या चीज? ब्रोंज है, जो टोटल मिला करके 7 मेडल है। चीन जो है 12 मेडल पर है। उसके बाद देख लेते हैं NPCI 2000 रुपये से ज़्यादा कि किस तरह के UPI पेमेंट पर 1.1% तक का इंटरचेंज फीस लागू किया है। इंटरचेंज फीस तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसी पर लागू किया है। तो अब इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेंगे कि क्योंकि NPCI क्या चीज़ है? तो NPCI क्या चीज़ है? इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया जो है, यानी NPCI क्या चीज़ है? NPCI अगर जो आप NPCI UPI आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि आप पेमेंट करते होंगे गूगल से, पेटीएम से, और जो होता है पेमेंट की व्यवस्था उससे आप पेमेंट करते हैं, तो उस पर NPCI ने है 1.1% लगेगी। 1.1% टैक्स लेगी। कौन? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लेगी। आप इसके बारे में खुल जान लीजिए कि अगर जो 2000 रुपया हम पेमेंट करेंगे तो अब लेगी या कब लेगी। तो ये जो है स्टार्टिंग कब से किया गया है? ये जो आज है हमारी 1 अप्रैल से ही यह लेने वाला है। क्या चीज़?
यह 1 अप्रैल से ही ये पेमेंट लागू हो जाएगा। अगर जो आप किसी व्यापारी यानी जिसको आप, जैसे कि हम व्यापारी हैं, अगर जो आप हमको 2000 रुपया पेमेंट किए हैं गूगल पे से हो या कोई चीज़ से हो, तो उसमें क्या चीज़ होगा, उसमें 1.1% जो है हमारी कटेगी। ये नहीं कि आप दिए हैं तो आपकी कटेगी, यानी व्यापारी को कटेगी, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या यह आप सोच रहे होंगे कि सभी पर लगेगा? नहीं। अगर जो आप बैंक से सीधे बैंक पर ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक पर ट्रांसफ़र करते हैं तो नो टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर जो आप कोई बंदा है इधर ये बैंक है, तो ये बंदा अगर जो यहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र करेगी तो क्या यहाँ भी लगेगी? तो यहाँ भी नो टैक्स, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगी। तो टैक्स लगेगी क्या? कब? जब आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं 2000 रुपया पेमेंट से दे रहे हैं, या कोई भी जो ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था होती है उस पर कोई नहीं लगेगा। बैलेट जो होता है यूपीआई बैलेट पर पैसा लगेगी। यूपीआई बैलेट मतलब जो हो गया गूगल पे, ये सब पर लगेगी। और बैलेट के मतलब क्या चीज़ हो गया? बटुआ, पैसा उसा तो जानबे करते हैं, उसको बैलेट बोलते हैं। तो उसी पर लगने वाली है 1.1%, यानी 2000 पर कितना? 2000 से अधिक अगर जो आप किसी को देते हैं तो उस पर लगेगी। यानी 2000 रुपया आप किसी को पेमेंट करते हैं फ़ोन द्वारा, तो आपको उस पर 22 रुपया कटेगी। 1.1% तो 22 रुपया होती है, तो 2000 पर 22 रुपया लगेगी। और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI जो है वो लगाया है 1.1%। नेक्स्ट देख लेते हैं। रूस में खतरे को लेकर किन देशों ने अपनी एयर डिफेंस को एकीकृत करने का समझौता किया है? तो बताइए कौन किया है ये, क्योंकि बड़ी फेमस सवाल है, तो ये तो आप आराम से बता ही सकते हैं। तो जो रूस के खतरे, क्योंकि जानते हैं हम लोग रूस के जो राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के जो राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। कौन है? पुतिन के डर से जो उनके अगल बगल का देश है वो पुतिन बाबा से डर गए हैं, क्योंकि पुतिन बाबा जो है यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वो जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी हार मानने वाले नहीं हैं, तो लगातार हमला हो रहा है। इसी हमला को देख करके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ने क्या काम किया है? अपने एयर फोर्स को एक करने की बात कही है। एयरफोर्स को एक करने की बात की है कि हम लोग एयरफोर्स सभी हैं जो ये 4 देश का एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद जैसे ही हम पर जो रूस है वो हमला करेगा तो उस पर हमें लोग सभी मिल करके उस पर हमला करेंगे। इसके लिए ये जो समझौता ये चारों देश के बीच हुआ है वो कौन किया है? नाटो ने किया है। कौन किया है? नाटो ने किया है। नाटो कौन किया है? तो नाटो ने किया है। नाटो का जो सदस्य हैं कौन है? जेंस अध्यक्ष, महाध्यक्ष जो हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं कौन है? इनके नाटो का अध्यक्ष है। वही समझौता किए हैं ये 4 देश के बीच कि अगर जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में से किसी एक देश पर रूस अगर जो हमला करती है तो ये सभी देश मिल करके उस पर हमला करेंगे। क्या चीज़? हमला करेंगे। एयर डिफेंसेस को एकत्रित करने के लिए समझौता जो किया गया है वो कौन कौन देश के बीच किया गया है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। यानी ए और ख जो है, क और ख दोनों ऑप्शन इसमें सही है। फिनलैंड और डेनमार्क ये 4 देश हैं जो किए हैं। कौन करवाए हैं इसके समझौता जो है? समझौता कौन करवाए हैं? तो समझौता नाटो ने करवाया है। अभी नाटो का जो अध्यक्ष है कौन है? महाध्यक्ष जो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं जो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब प्रमुख दर्रे के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं। यानी पहाड़ में से जो रास्ता बनाया जाता है, पहाड़ में
से जो रास्ता बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, पहाड़ का जो रास्ता बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, दर्रा। जिस प्रकार से इस प्रकार से ये पहाड़ होती है, ये पहाड़ से यानी पहाड़ से बीचों बीच जो रास्ता निकलती है उसी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो दर्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दर्रा के नाम से जानते हैं। तो प्रमुख दर्रा, अब कुछ दर्रा के बारे में हम लोग अब कुछ जान लेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में जान, काराकोरम दर्रा, फिर पांजल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं तो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, काराकोरम दर्रा, फिर पांजल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। एक बार हमारे साथ भी आप भी रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो जम्मू कश्मीर में कौन है, काराकोरम दर्रा, फिर पांजल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। और क्या चीज, बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लद्दाख में कौन कौन से दर्रा है, जो जिला दर्रा, खारदुरंग दर्रा, पेंसी दर्रा, उमलिंग दर्रा, मिनताका दर्रा, अधील दर्रा और लानक दर्रा। ये सब कहाँ है, तो ये सब लद्दाख में पड़ती है। कौन, जो जिला दर्रा, खारदुंग दर्रा, पेंसी दर्रा, उमलिंग दर्रा, मिनताका दर्रा, अधील दर्रा और लानक दर्रा, ये जो सब है कहाँ है, लद्दाख में पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। दर्रे की अगर जो हम बात करते हैं तो दर्रा, जो मेरी स्टैटिक क्लास चलती है उसमें स्टैटिक की पूरी अच्छी से डिस्कशन की जाती है कि कौन से राज्य में, और उसके मैप के साथ उसमें बताया जाएगा कि दर्रा जो है कहाँ से कौन दर्रा निकल रही है और वो दर्रा से कौन सी नदी निकल रही है, इसके बारे में भी फुल डिस्कशन चलती है। चूँकि हमारा ये करेंट प्लस स्टैटिक के क्लास चल रही है तो उसमें ये सब बात बताई जाती है डायरेक्ट कि इस राज्य में कौन सा दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा और देवसा दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा और देवसा दर्रा है। कौन सा दर्रा है, और देवसा दर्रा है। अब कुछ जो हाल फिलहाल का न्यूज है जो इससे सभी बच्चे वाकिफ है उसके बारे में हम लोग अब कुछ बात करते हुए नजर आते हैं। IPL, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में अब कुछ हम लोग जान लेते हैं। यानी IPL की शुरुआत जो हुई है, IPL की शुरुआत कब से हुई है, 2008 से हुई है। IPL की शुरुआत कब से हुई है, 2008 से। 2008 में जो विजेता टीम था वो कौन था, विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स था। कौन था, राजस्थान रॉयल। और राजस्थान का उस टाइम कप्तान कौन थे, कप्तान राजस्थान के उस टाइम कौन थे, तो उस टाइम राजस्थान के कप्तान थे शेन वॉर्न। कौन थे, शेन वॉर्न थे। उस टाइम कप्तान, राजस्थान के कप्तान कौन थे, शेन वॉर्न थे। तो IPL की जो चल रही है हमारे वर्तमान में 2023 में जो है कैमा 16वां संस्करण है। कैमा संस्करण है, 16वां संस्करण है। और ये जो 16वां हमारे संस्करण है, जो हमारे 16वां संस्करण है, 16वां संस्करण है जो कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जो शुभारंभ इसका हुआ है वो कहाँ हुआ है, शुभारंभ कहाँ हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ है। कहाँ, अहमदाबाद में ये जो शुभारंभ इसका जो हाल फिलहाल में हुआ है। और पहला मैच किसके बीच खेला गया है, तो चेन्नई के बीच और गुजरात के बीच, चेन्नई वर्सेस गुजरात। जो हमारी जो रात में जो मैच चल रही थी चेन्नई वर्सेस गुजरात, उसमें पहला मैच था और विजय कौन हुआ है, तो विजय हमारा कौन हुआ है, गुजरात हुआ है। विजय गुजरात हुआ है, गुजरात जीत चुका है। जो पहला मैच हुआ है
2023 में 16वां संस्करण चल रही है। उसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी को ही मोटेरा स्टेडियम कहते हैं। यह कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद पड़ता है। चेन्नई और गुजरात के बीच हो रहा है। IPL के जो शुरुआत IPL को कौन करवाते हैं? तो BCCI जो है IPL करवाते हैं। और सबसे पहले जो अभी खेल रही है कितना टीम? तो टीम कितना है अभी? तो टीम 10 टीम खेल रहा है। टोटल मैच की संख्या कितना होगा? टोटल मैच की संख्या 70 होगी। टोटल मैच की संख्या 70 होगी। जीतने वाला को कितने मिलेगा? जीतने वाला को कितना मिलेगा? जीतने वाला को 20 करोड़ मिलेगा। क्या चीज़ मिलेगा? 20 करोड़ इनामी राशि दिया जाएगा। और अगर जो बात करते हैं 2022 की अगर जो हम कुछ बात कर लेते हैं तो 2022 में जीता कौन था? तो जीता है कौन? जो जीता कप है वो कौन जीता है? तो गुजरात टाइटन जीता है। कौन जीता है? गुजरात टाइटन हमारा जो जीता है। कौन जीता है? गुजरात टाइटन जीता है। और उप विजेता कौन था? उप विजेता की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो उप विजेता राजस्थान था। कौन था? राजस्थान। अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाधिक बार कौन जीता है? सर्वाधिक बार कौन जीता है? तो सर्वाधिक बार मुंबई जीता है। कौन जीता है? मुंबई जीता है। कितना बार? मुंबई अभी सबसे ज़्यादा बार 5 बार जीत चुका है। तो यही है IPL के बारे में पूरी मैंने बता दी। IPL जो है 2008 से स्टार्ट की गई थी। विजेता टीम राजस्थान है, ये देख लीजिए। और इसका इस बार का जो टाइटल क्या चीज़ है? टाइटल सॉन्ग जिसको हम कह सकते हैं सॉन्ग इस बार की कौन है? तो सॉन्ग यानी सॉन्ग या थीम जिसको हम लोग कर सकते हैं थीम क्या चीज़ है? तो सॉन्ग ऑन गेम ऑन। क्या चीज़ है? इस बार की थीम जो है सॉन्ग ऑन गेम ऑन। क्या चीज़ है? इस बार की थीम जो है सॉन्ग ऑन गेम ऑन। इसका प्रसारण इसका जो करवा रहा है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो BCCI के द्वारा तो करवाता है, लेकिन इस बार मुख्य जो है टाटा कंपनी है। कौन कंपनी है? टाटा कंपनी है जो इस बार का मुख्य है। और इसका सीधे प्रसारण आपको यानी देखने के लिए आप देखना चाहेंगे तो देखने के लिए आपको कहाँ दिया जाएगा? तो देखने के लिए यहाँ लिख देते हैं। देखने के लिए अगर जो बात की जाती है तो देखेंगे किसको पर? तो स्टार स्पोर्ट पर आपको प्रसारण सीधे मिलेगा। स्टार स्पोर्ट पर। और स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर की तो ब्रांड एम्बेसडर की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्टार स्पोर्ट्स का रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह। तो यह हो गई IPL की पूरी डिस्कशन है जो मैंने इस बार की IPL के बारे में पूरी आपको बता दी है। तो क्लास अगर जो आपको अच्छी लगी तो क्लास को आगे शेयर भी कीजिए ताकि जो मेरी जो पढ़ाया हुआ है वो आगे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल मिलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद।